हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो मूर्ति कला की जानकारी या हो पाश्चात्य कला की जानकारी। अगर आप कला से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये चैनल है आपके लिए एकदम सही। आज हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख चित्रकार राम कुमार के बारे में। एक ऐसे चित्रकार जो केवल चित्रकार ही नहीं थे, कहानीकार भी थे, साहित्यकार भी थे और एक हास्य कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिल्ली शिल्पी चक्र के अन्य चित्रकारों के विषय में बता रखा है, चाहे भावे सान्याल हो, चाहे देवयानी कृष्ण हो, चाहे कंवल कृष्ण हो या प्राणनाथ मांगो हो। इससे पहले महिला चित्रकारों की श्रृंखला में मैंने आपको बहुत पहले जयाप्पा सामी की भी वीडियो दे रखी है। इसके बाद धनराज भगत और अब आते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जो दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, भारत के दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो उनके विषय में हम आपको परीक्षा से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने वाले हैं। जैसे परीक्षा में कौन से क्वेश्चन उनसे आते हैं, कौन से चित्र उनके प्रमुख हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाएं, सारी चीजों की जानकारी यहाँ मिलेगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। चित्रकार, साहित्यकार, कहानीकार और नाटककार, हास्य कवि के रूप में जाने जाने वाले राम कुमार वर्मा का जन्म सन 1924 ईस्वी में शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो क्वेश्चन आ सकता है, राम कुमार वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। क्या क्या थे? चित्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे, कहानीकार भी थे और एक हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। मूर्तिकार के रूप में ये नहीं जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए, राम कुमार वर्मा क्या नहीं थे? तो आपको याद रखना है, राम कुमार वर्मा एक मूर्तिकार नहीं थे। ठीक है, यहाँ आप राम कुमार वर्मा जी को देख सकते हैं। जैसे कहते ना हास्य कवि या जो भी, तो उनकी मुस्कान उनके चेहरे पर बरकरार है। शिमला, हिमाचल प्रदेश में जन्मे राम कुमार वर्मा की शिक्षा उकील स्कूल ऑफ आर्ट से हुई, जहां सैलोज मुखर्जी उस समय कला शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। तो इनके गुरु कौन है? सैलोज मुखर्जी हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी इन्होंने दृश्य कला की शिक्षा कहाँ से ली। ठीक है, तो अगर हम कहें स्टूडेंट के रूप में इन्होंने दिल्ली में उकील स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद शिक्षक के रूप में इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में दिल्ली में शिक्षक के रूप में काम किया है। बात मैं राम कुमार वर्मा की कर रही हूँ। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, जन्म कहाँ हुआ या निम्नलिखित में से किस चित्रकार का जन्म शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ है? या वह चित्रकार जो शिमला, हिमाचल प्रदेश में जन्मा और साहित्यकार, कहानीकार और हास्य कवि के साथ साथ चित्रकार के रूप में भी जाना गया, तो वह कौन है? तो हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख पुस्तकों के विषय में हम बात करें तो है द फेस एंड अदर स्टोरीज, द सी एंड अदर स्टोरीज, यूरोप के स्केच। ये कला से संबंधित इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, कला से संबंधित। इसके अलावा कुछ कहानियों की इनकी पुस्तकें हैं, वो भी बताऊंगी। एक आप लोगों ने नाटक पढ़ा होगा, दीपदान, एकांकी है दीपदान। हमारे जो यूपी बोर्ड है उसमें 9th या 10th के क्लास में नाटक लगा हुआ है, दीपदान, या हाँ इधर ही। तो ये भी राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ बहुत फेमस नाटक है, जिस पर खूब एकांकी है, जिस पर खूब नाटक होते हैं, पन्नाधाय की कहानी वाली। तो इसलिए मैंने बता दिया कि आपको याद रहे। ये किताबें इनकी जो है चित्रकला से संबंधित है। द फेस एंड अदर स्टोरीज, द सी एंड अदर स्टोरीज, यूरोप के स्केच। किसके द्वारा लिखे गए हैं? राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। देखिए, किसी भी चित्रकार के, साहित्यकार के या कोई भी अगर सिद्ध व्यक्ति हैं जिनको हम कहें कि बहुत फेमस आर्टिस्ट के रूप में या जो भी जाने जाते हैं, तो उनको भाई फेमस है या प्रसिद्ध है तो क्यों है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए इनके कार्यों के ऊपर? सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला मतलब इनको सबसे पहले नहीं मिला है, सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार जो है वो पद्मश्री है।
सन 1972 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सन 1986 ईस्वी में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। कालिदास सम्मान कौन सी सरकार देती है आपको बताना है, ठीक है। कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, चलिए कमेंट में बताइए, ठीक है। कई चित्रकारों को जिनको मैंने पढ़ाया है उनको कालिदास सम्मान मिला है, तो मैं जानना चाहती हूँ भाई कि आपकी तैयारी कैसी है, किस राज्य के द्वारा चित्रकारों को कालिदास सम्मान दिया जाता है। तो वहीं सन 2010 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए राम कुमार वर्मा। कौन? राम कुमार वर्मा, ठीक है। राम कुमार वर्मा जी सन 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए, लेकिन यह पद्म विभूषण इन्हें चित्रकला के लिए नहीं बल्कि साहित्य के लिए प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इन्हें नहीं मिला है, पद्म विभूषण और इसके साथ ही कालिदास सम्मान, ये तीनों आपको याद ही रखने हैं। इसके बाद इन्हें अचीवमेंट अवार्ड से अवार्ड मिला, फिर फेलोशिप अवार्ड ललित कला अकादमी द्वारा इन्हें दिया गया, ठीक है। तो वहीं यहाँ फेलोशिप अवार्ड नहीं, फेलोशिप ऑफ मतलब ललित कला अकादमी के द्वारा इन्हें फेलोशिप भी प्राप्त हुई। सन 1956 और सन 1958 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से राम कुमार वर्मा जी को सम्मानित किया गया। तो वहीं सन 1957 में मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा भी इन्हें पुरस्कृत किया गया। सन 1958 ईस्वी में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। तो वहीं सन 1959 ईस्वी में साओ पालो द्विवार्षिकी प्रदर्शनी में सम्मानित हुए। अब इसमें से आपको जो याद ही रखने हैं, देखिए इतने पुरस्कार हैं, लेकिन आपको तो मैडम इतने हैं, कौन कौन से याद रखे, कौन कौन से याद रखने, सन 1959 वाला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्हें साओ पालो की द्विवार्षिक प्रदर्शनी में मिला 1959 में। तो वहीं इन आप याद रखिए 1972, 1986, 2010, है ना, 1959, 1972, 1986 और 2010, ये आपको याद ही रहने चाहिए, ठीक है। और बाकी ध्यान में रहने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राम कुमार वर्मा जी को पद्मश्री कब मिला, 1972 ईस्वी में मिला। राम कुमार वर्मा जी को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला, 2010 में मिला। राम कुमार वर्मा जी को पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि चित्रकार के रूप में हम इन्हें पढ़ रहे हैं, हम साहित्यकार के रूप में इन्हें नहीं पढ़ रहे हैं, हम कला के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पूछा जा सकता है क्योंकि इन्हें कला के लिए पुरस्कार नहीं मिला है, तो आपको ये ध्यान रखना है। परीक्षाएं आने वाली हैं, हो सकता है आयोग जल्द ही परीक्षाएं करा दे, तो आप लग जाइए तन बदन और मेहनत और समय देकर, क्योंकि देखिए आयोग का गठन हो चुका है और ऐसा लगता है कि शायद में अनुमानतः दिसंबर तक आपके एग्जाम हो जाएं। बाकी तो आयोग कर सकता है, कोई अभी प्रमाणित सूचना या ऐसा कुछ आया नहीं है जिसके बेस पर मैं कहूँ कि नहीं आपके एग्जाम इस डेट में या इस तारीख में हो जाएंगे। हाँ, जब भी होंगे मैं आपको सूचना जरूर दूंगी, जब भी कोई सूचना मिलती है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कला यात्रा की। भाई कलाकार के रूप में हम इन्हें देखें, क्या था इनकी कलाकार में और क्या नहीं था। तो राम कुमार ने आंद्रे लोहाते और फर्नांड लेजे, मतलब आंद्रे लोहाते और इनको फर्नांड लेजर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लेजर, ठीक है। फर्नांड लेजर के अधीन कला का अध्ययन किया। दृश्य कला का अध्ययन, क्वेश्चन आ जाए दृश्य कला का, ठीक है। दृश्य कला का अध्ययन किसके संरक्षण में या दृश्य कला के रूप में इनके गुरु कौन रहे हैं, तो आपको याद रखना है आंद्रे लोहाते और फर्नांड से लेजर है। अच्छा, फर्नांड लेजर जो है इनके चित्रों में घनवाद दिखता है, क्या क्यूबिज्म दिखता है, तो कहीं ना कहीं राम कुमार वर्मा के चित्रों में भी क्यूबिज्म का आधार दिखता है, ठीक है। इनके आरंभिक काम में उजाड़, बिल्डिंगों के सामने गलियों में खड़े बेघर लोगों का चित्रण हुआ है। शुरुआती दौर के जो इनके चित्र हैं, इनमें जैसे हम कहते हैं ना टूटे फूटे खंडहर या जैसे उजड़ी हुई चीजें या उजड़ी हुई बिल्डिंगों के सामने जो गलियों में या हम कहें जो लोग निकाल दिए जाते हैं, आपने देखा होगा
जब बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण होता है तो झुग्गी झोपड़ियां हटा दी जाती हैं, चाहे वह माल हो, चाहे वह कोई शोरूम खुल रहा हो, तो उन दृश्यों को इन्होंने झोपड़ियों के सामने खड़े हुए लोगों को, उन सबको चित्रित किया। चित्रण में इन्होंने छाया प्रकाश की मदद से सुघट्ट निरपेक्ष छाया प्रतिरूपण, जिसे क्या कहते हैं, सूडो मॉडलिंग के जरिए चित्रों को निरूपित किया। सूडो मॉडलिंग के जरिए अपने चित्रों को बहुत ही आकर्षक इन्होंने बना दिया है। इनके मानव रूपाकार पूरी तरह मानवीय बनावट लिए नहीं होते। कारण क्या है? फर्नांड सेलेजर और आंद्रे लोहाते, इनके चित्रों में हमको दिखता है थोड़ा थोड़ा क्यूबिज्म। तो यहाँ भी इनके चित्र जो है पूरे वैसे ही मानवीय बनावट नहीं लिए होते, एक हम कहते हैं सांकेतिक रूप में ये बनाया, ये बनाया, ठीक है, ये बन गया हमारा मनुष्य। भाई एक उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरीके से लग रहा है, लेकिन क्या यही बनावट है पूरी? तो वो चीज नहीं है, ठीक है। मानव की आकृतियों की रूपरेखा शक्तिशाली रेखाओं के कम से कम और दृष्ट क्रम से वह आकारों में सरल रेखांकन करना चाहते, बहुत कम रेखाओं का यूज करके मानव का चित्रण, और दृश्य चित्रकार ऐसा कुछ कुछ करते हैं, ये भी एक दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, राम कुमार वर्मा कैसे चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? तो जी दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कैसे? दृश्य चित्रकार, ठीक है। मेनली क्या है? दृश्य चित्रकार है। 1966 के दशक में इनकी कलाकृतियों में से आकृति गायब हो जाती है। 1960 के दशक में, माफ करना, 1960 के लगभग इनकी कलाकृतियों में से आकृति गायब हो जाती है। आकृति मतलब ये आकृति बेस पर, या स्पेशली हम जो कहें अमूर्तन कला के ऊपर चले जाते हैं। मूर्त कला या मूर्तता गायब हो जाती है, पैचेस लगा के जहां तहां काम करना शुरू कर देते हैं। और भौतिक जगत के बिंब, भू आकृति, चट्टाने, पहाड़ियां, घर, पक्षी, पानी का विस्तार, आकाश और बादल की विभिन्न आकृतियों वाली समस्त प्रकृति उन्हें ज्यादा पसंद आने लगते हैं। तो मतलब एक तरीके से प्राकृतिक चित्रण के ओर, पूर्णतः प्राकृतिक दृश्य चित्रण के ओर हमारे राम कुमार वर्मा जी मुड़ जाते हैं। कब? 1960 के दशक के बाद, दशक से तो 1959 के लगभग, है ना, 1959 के लगभग इन्होंने दृश्य चित्रण आरंभ किया। इससे पहले मानवाकृतियां या इन सब पे काम कर रहे थे, ठीक है। फिर जो दृश्य चित्रण की ओर ये मुड़े तो इन्होंने पलट के नहीं देखा, बहुत सारे दृश्य चित्र बनाए। चलो आगे देखते हैं। अब हम वर्मा जी के प्रमुख चित्र देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा के प्रमुख चित्रों में बनारस के घाट अमूर्त शैली में बने हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है, याद रखिएगा। वाराणसी इनकी श्रृंखला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बनारस के घाट, जिसमें क्या है, गंगा, जो गंगा जी के घाट हैं, उन पर आरती के दृश्य, लोगों की जो चहल कदमी है, लोगों की व्यस्तता है, लोगों के अंदर उमड़ती श्रद्धा के सैलाब हैं, उन सभी को चित्रित किया है इन्होंने बनारस के घाट जो है चित्रों में, या बनारस के घाट चित्र में। याद रखिएगा, मजदूर की मौत, युद्ध का आतंक, सावित्री और सत्यवान, लद्दाख मोनेस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। एक्रिलिक में है और यह भी सीरीज है, लद्दाख मोनेस्ट्री, ठीक है। अच्छा, एक चित्र याद आ रहा है, चलो बताओ, लामा मेला रेपा किसने बनाया है? मैंने आपको बताया था लद्दाख मोनेस्ट्री से ही मिलता जुलता लगता है, इसलिए पूछ रही हूँ। लामा मेला रेपा, बताओ किसने बनाया है? इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही लामा नृत्य भी किसी ने बनाया है। आप दोनों के नाम बताओ, नहीं बताओगे तो फिर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। लामा नृत्य चित्र किसका है? लामा मेला रेपा किसका चित्र है? ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं दिल्ली शिल्पी चक्र के सारे चित्रकारों को पूर्ण करने के बाद एक क्वेश्चन की पूरी सीरीज, लगभग 50 प्रश्नों की पूरी सीरीज दिल्ली शिल्पी चक्र के ऊपर ही लास्ट में दिल्ली शिल्पी चक्र खत्म करके आपको बना के दे दूंगी, या क्वेश्चंस आपसे पूछ लूंगी, क्लास ले लूंगी। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में बताइएगा, ताकि क्या होगा कि पूरा एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ये आपकी थ्योरिकल वीडियो हो जाएगी और वो क्वेश्चन वाली हो जाएगी, ठीक है। चलो, अलविदा अतीत, परिवार, बसंत, सैड टाउन शहर के विषय पर
विविधता, ठीक है। सैड टाउन मतलब दुखी शहर, ठीक है। बैगाबांड क्रिस्टी की नीलामी में बिका था। क्वेश्चन आ सकता है कि राम कुमार वर्मा का कौन सा चित्र क्रिस्टी की नीलामी में बिका था, तो बैगाबांड जो है क्रिस्टी की नीलामी में बिका था। धूप छांव के बीच परिजन, परिवार या परिजन एक जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा। ये शुरुआती दौर के वो चित्र हैं जब इन्होंने दृश्य चित्रण नहीं शुरू किया था। दो बहनें लिथोग्राफी में बनाया, मतलब इन्होंने ग्राफिक कला में भी काम किया है। विलेपित स्त्रियां, दुल्हन, घाट, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, खंडहर, उड़ान, वही खंडहर जिनके सामने लोगों को खड़े हुए दिखाया है। लैंडस्केप टाउन या कस्बा के नाम से भी जाना जाता है। बोझ, वर्षों बाद, नदी तथा अंधेरे उजाले, वर्षा। अब इसमें अलविदा अतीत, परिवार, बसंत, खंडहर, उड़ान, ये चित्र तैल माध्यम में बने हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अलविदा अतीत, परिवार, बसंत, खंडहर, उड़ान, ये चित्र इनके तैल माध्यम में बने हुए हैं। बाकी नॉर्मली इन्होंने जल रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा किया है। किसका प्रयोग ज्यादा किया है, तो याद रखो जल रंग का प्रयोग इन्होंने बहुतायत मात्रा में किया है। कुछ चित्र इन्होंने तैल माध्यम में बनाए हैं, कुछ चित्र इन्होंने लिथोग्राफी में मतलब ग्राफिक कला के अंतर्गत भी बनाए हैं। तो अगर ग्राफिक कलाकारों के नाम आते हैं तो उसमें हमारे राम कुमार वर्मा का नाम लिया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इन्होंने इन्होंने लिथोग्राफी में काम किया है, ठीक है। कुछ समय दीजिए, आपको मैं ग्राफिक कलाकारों के विषय में भी वीडियो उपलब्ध करा दूंगी। अभी मैंने मूर्तिकला की भी वीडियो शुरू कर दी है, तो आप मूर्तिकला भी देख सकते हैं। और मैंने कोशिश की है कि पूरा आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। मौर्य काल तक की हो गई है, उसके आगे की भी मूर्तिकला हम आपको समझा देंगे, ठीक है। 2 दिन मूर्तिकला, 2 दिन स्थापत्य, 2 दिन पाश्चात्य कला और 2 दिन हमारी चित्रकला, ऐसे हफ्ते के 6 दिन निकलेंगे जिसमें आपको सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। ग्राफिक कला की भी वीडियो बीच बीच में मैं दे दूंगी। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य अर्थात वो तथ्य जो आपके पेपर में वन लाइनर के रूप में, हम कह सकते हैं पेपर में क्वेश्चन के रूप में आते हैं, और उन्हें मैंने वन लाइनर के रूप में यहाँ पर संग्रहित कर लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। राम कुमार वर्मा किस चित्रण के लिए जाने जाते हैं या किस चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, तो राम कुमार वर्मा प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। सन 2018 में इनकी मृत्यु हो गई, 1924 से 2018, ठीक है, याद रहेगा ना। तो राम कुमार वर्मा प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। राम कुमार वर्मा सबसे बड़े समसामयिक प्रभाववादी चित्रकार थे। भारत में सबसे बड़ा प्रभाववादी चित्रकार कौन है, तो राम कुमार वर्मा है। और ये जान लो, अभी 2018 में इनकी मृत्यु हुई है, तो ये एक समकालीन आर्टिस्ट के रूप में जाने जाएंगे। राम कुमार वर्मा सबसे बड़े समसामयिक प्रभाववादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा चलो, ये बताओ कि सबसे पहले प्रभाववाद भारत में किस भारतीय चित्रकार की कला में दिखाई देता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको कमेंट करना होगा। अगला है, राम कुमार वर्मा को किसने प्रोत्साहित किया कि चित्रण करो भाई, तुम लेखक हो, लेखक के साथ साथ चित्रण भी करो। तो राम कुमार वर्मा को मुल्क राज आनंद ने, ये क्या है, कला समीक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं, मुल्क राज आनंद ने प्रोत्साहित किया कि नहीं जी, आप तो एक लेखक कवि के साथ साथ बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हो सकते हैं भाई, आर्ट बहुत अच्छी करते हैं आप, करो कंटिन्यू। तो इन्होंने और अच्छा काम किया। राम कुमार ने ग्राफिक की शिक्षा 1950 में पेरिस में आंद्रे लोहाते और फर्नांड से लेजर से ली, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। राम कुमार मैंने बताया था दृश्य कला की भी शिक्षा इन्होंने और ग्राफिक की भी शिक्षा इन्होंने किससे ली, फर्नांड से लेजर से ली। तो याद रखना, क्यों याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है और एक बार आ चुका है। राम कुमार ने ग्राफिक की शिक्षा किससे ली, तो फर्नांड से लेजर और आंद्रे लोहाते से ली है। भारत में अमूर्तता की शुरुआत कहाँ से होती है, तो राम कुमार के चित्रों से, या राम कुमार ने भारत में अमूर्तन कला का आरंभ किया। एक वक्तव्य है, मैं अपने चित्रों में बिंबों के द्वारा अपने अनुभवों को स्वीकृत करने का प्रयास करता हूं। किसने कहा है,
तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। अगला है, मौन व उदासी का चितेरा किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को मौन व उदासी का चितेरा कहा जाता है। इलियड की कविता द बेस्ट लैंड पर चित्र प्रदर्शनी भी राम कुमार वर्मा द्वारा लगाई गई थी। क्वेश्चन आ जाए, इलियड की कविता द बेस्ट लैंड पर चित्र प्रदर्शनी किसने लगाई? तो राम कुमार वर्मा ने लगाई। यहाँ चांद का मुंह टेढ़ा है लिखा है भाई, तो चांद का मुंह टेढ़ा है से राम कुमार का क्या संबंध है बताओ। राम कुमार का ये संबंध है चांद का मुंह टेढ़ा है से कि ये है मुक्तिबोध की कविता संग्रह। किसकी? मुक्तिबोध की। हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध एक कवि हुए हैं जिनकी कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, और इसका चित्रण किसने किया है? हमारे राम कुमार वर्मा ने किया है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या है? टेढ़ा है। बोला। राम कुमार की कृतियां उनके व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक रूपाकार हैं। इनके चित्र जो हैं उनकी मनोस्थिति को, कई बार उनकी मनोस्थिति को बहुत अच्छे से प्रकट कर देते हैं। बात किसकी हो रही है? राम कुमार वर्मा की। अगला पॉइंट है, केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा राम कुमार वर्मा की कला यात्रा पर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें कुछ चुने हुए रंगीन सफेद स्याह चित्र एवं रेखा चित्र प्रकाशित हुए। सफेद स्याह मतलब सफेद और काले, ब्लैक एंड व्हाइट चित्र, और रंगीन चित्र और रेखा चित्रों का समायोजन करके राम कुमार वर्मा के चित्रों को प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद राम कुमार की सुप्रसिद्ध चित्र श्रृंखला वाराणसी चित्र श्रृंखला को आधुनिक काल का महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, राम कुमार वर्मा की किस चित्र श्रृंखला को, ये किस सीरीज को आधुनिक काल का महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जाता है? तो याद रखना वाराणसी को। किसको? वाराणसी चित्र श्रृंखला को। ठीक है। राम कुमार किस शैली से प्रभावित थे? तो किस भारतीय शैली से अगर प्रभावित थे तो दक्षिणी शैली जो थी, दक्षिणी शैली की चित्रकला से राम कुमार वर्मा प्रभावित थे। राम कुमार वर्मा के भाई निर्मल वर्मा, वो भी एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाने जाते हैं, और राम कुमार वर्मा के छोटे भाई के रूप में भी हम उन्हें देखते हैं। राम कुमार की कहानियों के संग्रह की बात करें तो हुस्ना बीबी, एक चेहरा, झींगुरों का स्वर और समुद्र आदि बहुत सारी कहानियां इन्होंने लिखी हैं। ये इनके संग्रह हैं, और संग्रह में मतलब संग्रहों के अंतर्गत बहुत सारी कहानियां आ जाती हैं जिनके शीर्षक अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे प्रेमचंद जी को सब जानते होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी को, तो उनकी कहानियों के संग्रह की अगर बात करें तो जैसे राजहंस या ऐसे करके कहानियों के जो संग्रह है उनमें बहुत सारी कहानियां हैं। तो ऐसे राम कुमार वर्मा की पहली एकल प्रदर्शनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी पहली एकल प्रदर्शनी। किसी चित्रकार की एकल प्रदर्शनी याद रखनी जरूरी है। इनकी पहली एकल प्रदर्शनी सन 1948 ईस्वी में शिमला में हुई थी, याद रखिएगा। राम कुमार वर्मा की कृतियां उनके व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक रूपाकार हैं, अभी मैंने आपको बताया था। चित्रण माध्यम तैल था, चित्रों में मनोवैज्ञानिक रूपाकार करते थे। ग्राफिक कला की शिक्षा इन्होंने फर्नांड सेलेजर और आंद्रे लोहाते से ली थी। दृश्य कला का भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था, क्योंकि आंद्रे लोहाते और फर्नांड सेलेजर के चित्र कहीं ना कहीं क्यूबिज्म है, तो उनके चित्र जो में भी हमें थोड़ा थोड़ा उनका पुट दिखाई देने को मिलता है, दिखाई देता है। एक दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। भारत के सबसे बड़े प्रभाववादी चित्रकार के रूप में राम कुमार वर्मा जाने जाते हैं। ये चीजें आपको कहते हैं ना, जीव के ऊपर हरदम रहे, याद रहे, मस्तिष्क में रहे। जैसे राम कुमार वर्मा का नाम आए, अच्छा वो राम कुमार वर्मा ना जो चित्रकार भी है, साहित्यकार भी हैं, ओहो वे जो है हमारे हास्य कवि के रूप में भी जाने जाते हैं ना, वही जिन्होंने दृश्य चित्र बहुत बनाए। अच्छा वो वाले जिन्होंने ग्राफिक की शिक्षा फर्नांड से लेजर से ली थी। तो ये क्या होगा कि आपके ऊपर, आपके दिमाग में इतना रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परिवार, बसंत, ऐसे चित्र इन्होंने बनाए। यहाँ हम देख सकते हैं राम कुमार वर्मा द्वारा बनाया गया एक चित्र है, दृश्य चित्र है। और मैं आपको बताऊं प्रभाववाद की विशेषता क्या थी। जब आप देखोगे तो प्रभाववाद में
प्रकाश के क्षण प्रतिक्षण बदलते प्रभाव को चित्रित किया गया था, है ना। क्लाद मोने जो थे 10 कैनवास रख के बैठते थे और सुबह से लेके शाम के अलग अलग चित्र बनाते थे। प्रातः का इस पे बनाया, फिर थोड़ा जब सूर्य आगे बढ़ा इसका इसका, मतलब प्रत्यक्ष वाला जैसे कहे ना कि सूर्य की या प्रकाश की बदलती परिस्थितियों का चित्रण किसमें किया गया है, प्रभाववाद में। दूंगी आपको वीडियो में प्रभाववाद पर, लेकिन इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं राम कुमार वर्मा के चित्र। एक मैदान का दृश्य है, यहाँ पर पुल बना है या सड़क बनी हुई है, इधर से थोड़ी सी सफेद पृष्ठभूमि दी गई। रेखाओं की बात करें ना, यहाँ पर बहुत कम रेखाएं, मिनिमम कुछ नहीं, ऐसे लग रहा है एक धरातल या सपाट भूमंडल का चित्रण है। तो ये जब आप देखते हो तो समझ सकते हो कि कितनी कम रेखाओं का यूज है। और इनके चित्रों में, ये 60 के दशक के बाद वाला चित्र है, मानवाकृति का विलोप हो गया, कहीं पे भी मानवाकृति नहीं है। एक भू का या हम कहीं जमीन का दृश्य इन्होंने चित्रित किया है। तो ये थे हमारे राम कुमार वर्मा, और ये थी इनसे जुड़ी हुई जानकारियां। जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।